हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो अभी तक बहुत लेट हो चुका है क्योंकि यार तबीयत वगैरह मेरी सही नहीं थी, तुमको पता ही है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट से अपना फिजिक्स। और मैंने बोला था जब इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट होगी तो पूरा 12th कंप्लीट होने के बाद ही रुकेगी, तब ऐसा ही होगा। बीच में हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, बीच बीच में मैं टाइम निकाल के करा दूंगा, ठीक है। वीडियो कब आएगी मैं ऑलरेडी सारी डिटेल तुम्हें बता चुका था ग्रुप पे, एक बार वहाँ पर भी डाल दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, नीट अवतार सीरीज 160 प्लस इन फिजिक्स। एक चीज़ याद रखना, इसमें मैंने बहुत सारे अपने खुद के नोट्स डाले हैं, खुद के नोट्स के फोटो डाले हैं, यूज़ किए हैं। तो तुम्हें नोट्स बनाने ही बनाने हैं, इसको कम से कम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तो बना ही सकते हो, ठीक है। और इसका पीडीएफ वगैरह निकाल के सोचो कर लूँ, प्रिंट आउट करा लूँ, हो सकता है ब्लर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहला चीज चार्ज। चार्ज हमारा कंजर्व होता है, स्केलर होता है, एडिटिव होता है, ट्रांसफरेबल होता है, क्वांटाइज होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब बता रहा हूँ मैं आगे। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। तो चार्ज अगर है तो, अगर मास है तो चार्ज होगा, बट चार्ज है मास हो ये कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया। तो वही लिखा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ में आ गया। आगे बढ़ो। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दोगे तो मास कम होगा, निगेटिव चार्ज दोगे तो मास बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी फ्रेम से देखो, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, मून से जाके देखो, कहीं से किसी फ्रेम से देखोगे तो चार्ज सेम ही रहेगा। चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज वाट एवर बी इट्स स्पीड। स्पीड कितना भी रहे, कहीं से किसी फ्रेम से देखो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। कैसे, ये देखो, अगर वेलोसिटी जीरो है यानी चार्ज रेस्ट पे है। चार्ज रेस्ट पे मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टेट, यानी कि चार्ज हमारा रेस्ट पे। इलेक्ट्रोस्टेट में हम वही पढ़ते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें चार्ज हमारा रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस करेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी एक्सीलरेशन है उसके अंदर या कुछ भी हो, जैसे पहले 10 मीटर पे थी, फिर 20 मीटर पे हो गई, फिर 5 मीटर पे हो गई, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो तीन चीज हो गया, रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेराई कर रहा है, तो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। क्यू इजकल टू होता है एन ई, एन हमारा क्या नंबर है, पूछ लिया कितना नंबर ऑफ कुछ भी होंगे, तो एन इजकल टू क्यू अपन ई कर देना। ई का वैल्यू जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चार्जिंग कैसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहला चीज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हो, हाथ रगड़ोगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तुम्हें पता है कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी करा सकते हो। किसी मान लो रॉड है, न्यूट्रल है, प्लस चार्ज को यहाँ पे एक है, टच कर दिया, चारों तरफ प्लस आ गया, ठीक है। एक तरफ प्लस आ जाएगा, जैसे गोला है, एक तरफ प्लस, दूसरी तरफ माइनस, माइनस वाले को अर्थिंग कर दिया, सारा माइनस गया जमीन में, बस प्लस प्लस चारों तरफ फैल जाएगा। तो तुमने बिना उसको कुछ किए ही इंड्यूस कर दिया, ठीक है, बिना टच किए ही उसको इंड्यूस कर दिया। मतलब ऐसे है ना, यहाँ पे लाओगे, इस पे अगर ये न्यूट्रल है, इस पे अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे पूरा प्लस आ जाएगा, इस साइड में प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आएगा, जितना प्लस आएगा उतना इधर माइनस आएगा। इधर तुमने अर्थिंग कर दिया, माइनस वाला सारा चला जाएगा, मतलब ग्राउंड में पूरा प्लस फैल जाएगा। तो तुमने बिना टच किए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। और फिर कंडक्शन, कंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हो। जो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट बचेंगे वो तुम्हें एनसीईआरटी में हाईलाइट करके मिल जाएंगे, ठीक है, एज यूजुअल। तो देखो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब रब करते हैं तो ये होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्लास रोड, निगेटिव ग्लास रोड को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्किन के सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव आ जाएगा। कोई वुलन क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे वुलन क्लॉथ को जब तुम शूज पे रगड़ोगे तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव है। इसका कहने का मतलब ये है, तुम बस याद करो, जैसे तुम छोटे थे तो क्या बोलते थे, CW दीजिए, सर लोग CW देते थे ना, CW दीजिए, तो CW दीजिए। सी से क्या होगा, कैट का स्किन, डब्ल्यू से क्या होगा, वुलन क्लॉथ, डी से क्या होगा, ड्राई हेयर, जे से क्या होगा, दीजिए, DGA,
जी इसको मान लो, या डी लिखना था यहाँ पे, जो डी जी दीजिए। तो जी से ग्लास रोड और ए पर कुछ नहीं, तो ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स डायरेक्टली इक्वल्स टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स का क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, सबको मालूम है। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम निकाल सकते हो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो, यूडीएम तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होगा। के बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। इसको याद रखना, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना, ठीक। तो मीडियम, अगर तुमने कोई मीडियम डाल दिया, अभी तक क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, तुमने कोई मीडियम डाल दिया तो क्या हो जाएगा, बस सीधे ई हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, इप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और उस इप्सिलॉन की वैल्यू होती है ई नॉट इंटू ई आर, जब कोई मीडियम होता है। ई नॉट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, क्या बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कोई मीडियम अगर आ गया वहाँ पे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सीधे उठाओ, ई लिख दो, और ई की जगह मतलब वहाँ पे रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। ई आर की जगह क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से हमको क्या मिला कि ई आर जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी है, परमिबिलिटी म्यू नॉट को बोलते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी जो है क्या हो जाएगी, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये हो जाएगी, ठीक है ना। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम हो जाएगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तुम्हें मालूम है कि एक वेक्टर में क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। तो तुमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन तुमने कर दिया, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, तुमने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो आर कैप की जगह क्या लिख सकते हो, ए कैप की जगह वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो आर कैप की जगह क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर। तो मोड ऑफ आर का मतलब आर ही हुआ। तो एक डायरेक्शन यहाँ पे आर तो ऊपर चली गई वेक्टर आर, लेकिन आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना तुमने। आर मोड का मतलब क्या होता है, आर होता है। तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या होगा, आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो वेक्टर में पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं लोग, बस सिंपल सा ये फंडा यही लगाओ, यहाँ पे यूज़ कर दो, वेक्टर आर अपन आर क्यूब हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है। मान लो R1 से R2 जा रहा है, तो बस क्या करो, R1 माइनस R2 कर दो कहीं कहीं पे। आर की जगह यहाँ पे लिख दो R1 माइनस R2, आर क्यूब की जगह R1 माइनस R2 का क्यूब, बस हो गया। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि कोई भी फोर्स जो होता है किसी एक बॉडी पे, देखो नंबर ऑफ चार्जेस अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जो टोटल फोर्स होता है किसी एक चार्ज पे, तो वेक्टर सम होता है सारे अदर चार्जेस से इंडिविजुअली। क्वेश्चन कराऊंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे फोर्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पे जो चार्ज होगा इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, बस इतना ही होता है, सबको जोड़ दो, ठीक। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर मान लो दो चार्ज हैं, सेम नेचर के रहने चाहिए चार्ज, तो बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या आएगा, ऐसा पोजीशन जहाँ पे फोर्स वगैरह सब जीरो हो जाए। तो उस पोजीशन को मान लो पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो उस x डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में Q1 अपॉन रूट में Q1 प्लस Q2 इंटू आर। और जो चार्ज होगा, जो हम पूछा जाता है कि कितना चार्ज रखें ये जीरो हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो उस चार्ज का वैल्यू होता है माइनस में Q1 Q2 अपॉन रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तुमको बहुत चुटकियों में 30-30 सेकंड में सारे क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो दो चार्जेस लाइक होने चाहिए नेचर में, एक तरह के प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, और तीसरा चार्ज अनलाइक होना चाहिए, क्यू वाला निगेटिव हो। अगर ये दोनों प्लस हो तो ये निगेटिव हो, ये दोनों माइनस हो तो ये प्लस होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए चार्ज, ठीक है। तो वहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ये, और क्यू की वैल्यू ये, याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या था, लाइन पे थे हम लोग, अभी हम लोग ट्रायंगल के बीच में आ गए। तो ट्रायंगल के बीच में अगर पूछेगा तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में Q अपॉन रूट 3। यहाँ पे पूछेगा कि इसमें ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जैसे पूछा ट्रायंगल कब इक्विलिब्रियम में आएगा, तो तुम बोलोगे जब Q का वैल्यू माइनस Q अपॉन रूट 3 होगा। माइनस Q कितना है, ये वाले Q, और इस सिचुएशन में सारे पॉजिटिव में बीच में है, तो माइनस Q 2√2 अब 2√2 प्लस 1 अपॉन 4। देखो बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, माइनस Q हो सकता है तो अलग आएगा, प्लस Q बीच में माइनस Q हो सकता है अलग आएगा, बट उतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं हो, जितना जरूरी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो Q इक्वल टू माइनस Q 2√2 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए, ठीक है। थ्रेड चार्ज सिस्टम तुमने पढ़ा होगा कि बॉडी हैंग कर रही है, ठीक है, ऐसा सिस्टम। तो इसके लिए बस एक चीज़ रखना, ये जो tan थीटा होता है फोर्स अपॉन mg होता है, जो टेंशन होता है रूट में mg स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है, यानी फोर्स का स्क्वायर होता है। और अगर तुम मास बढ़ाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, और
ये अगर y है, ये डिस्टेंस, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि y से y/2 हो गया, ठीक है। तो अगर ये y है और ये पूरा x है, तो जो x क्यूब होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू y होता है, ठीक है। अगर ये तुम्हें पता है तो उस क्वेश्चन को तुम निपटा दोगे बहुत जल्दी से। सिखाऊंगा मैं कैसे। देखो, इसी सिस्टम में तुमको 3-4 केसेस जेईई मेंस वगैरह में पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछे जाते हैं कि जो x होता है ना, ये वाली जो x होती है वो चार्ज पे 2⁻³ पे वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसमें से एक घटा दो, -1 घटाओगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 2⁻⁻⅓। एक इसमें से घटा दो, -1 करो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा -4/3। करके देख लेना, 2/3 में से एक घटा दोगे तो -1/3 आ जाएगा, इसमें से एक घटा दोगे तो -4/3 आ जाएगा। तो बस एक याद करो, उसमें से एक एक घटाते जाना, वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है ये तो चार्ज और एक्स में है, चार्ज और वेलोसिटी में, चार्ज और एक्सीलरेशन में है, लेकिन वेलोसिटी और एक्स में भी रिलेशन होता है -1/2 का, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल सेटेलाइट में ले जाओगे तो पूरा सिस्टम ऐसे था, आर्टिफिशियल में गया, सेटेलाइट में गया तो पूरा सिस्टम ऐसे हो गया। तो पहले जो दूरी ये L थी, ये L थी, तो जब ऐसे हुआ तो पूरा क्या होगा, 2L हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2L। तो क्या करोगे, KQ² / 2L²। तो क्या हो जाएगा, KQ²/4L²। बस। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई होता है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपन Q, फोर्स होता है K, Q1 Q2/r²। अपान Q कर दो, एक Q से Q खत्म कर दो तो क्या बचेगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आएगा यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, -dV/dr से। ये हमारा क्या पोटेंशियल है, ये हमारा क्या पोटेंशियल पता ही होगा सबको, ये पोटेंशियल है। अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा इसको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ग्राफ बनेगा, पैराबोला, उल्टा पैराबोला बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ऐसे हाइपरबोला। तो डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई चार्ज रिंग है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, KQX। K है, Q है, ये मान लो Q है, ये ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ Q है। तो KQX अपान r², ये होगा ना, ये डिस्टेंस होगी ना, तो ये कितना होगा, r² + x² होगा। तो r² + x² 3/2 होगा, ठीक है, 1/2 नहीं, 3/2 होगा। तो KQX अपान r² + x², 3/2, उसको याद रखना। सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे भी 0 होगा, ठीक है। कोई तुमसे पूछे कि चार्ज रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो x = r/√2 पे मैक्सिमम होता है। और r/√2 जब x के जगह r/√2 रख दोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 2/3√3 KQ/r²। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कोई पॉइंट उठा के पूछेगा। बहुत सारे लोग गलत करके चले जाएंगे। जैसे ग्राफ देख लो, मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, देखो x = r/√2 पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेगमेंट में पूछेगा, कैसे आर्क बना दिया कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो O पे है, तो क्या होता है 2K λ/r sin α/2। अल्फा क्या है, पूरा एंगल, अल्फा क्या है, पूरा एंगल है, तो हमको पूरा चाहिए, हमको आधा चाहिए, तो sin α/2 कर देंगे। इसी को लिख सकते हो KQ/r² sin α/2 अपन α/2, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से तुम्हें एक चीज़ मिलेगा, देखो जो लेमडा आ रहा है ना, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तुमसे पूछेगा लेंथ कैसे निकालोगे भैया, तो लेंथ इसका होता है आर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा इंटू आर कर देना, ठीक है। वहाँ पे सब दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, ठीक। थिन रॉड है, थिन रॉड में 3 केस बनता है, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट है तो तुम 2K λ/r sin α/2 रख दोगे, क्या लिखोगे, 2K λ/r sin α/2, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगर इनफाइनाइट है तो बाबू ये सारी चीज़ें, अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये सब तो खत्म हो गया ना, sin 90 हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, 2K λ/r बचेगा। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ पूरा इनफाइनाइट है, एक तरफ बचा हुआ है, मतलब यहाँ से एकदम इनफाइनाइट है, यहाँ से। तो उस कंडीशन में पैरेलल वाला परपेंडिकुलर वाला दोनों बराबर होते हैं, और होते हैं K λ/r। तो एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर आएगा, तो बीच में हमारे पास आ जाएगा क्या, √2K λ/r। तो तीनों केस मैंने बता दिया, फाइनाइट में 2K λ/r sin α/2, इनफाइनाइट में 2K λ/r, और पैरेलल और सेमी इनफाइनाइट में √2K λ/r। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रॉड, अगर एक्सिस ऑफ रॉड पे पूछ रहा है तो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट, देखो ये रॉड है, तो इस पॉइंट पे पूछा, तो यहाँ से ये दूर है ना, तो इसको लिखेंगे दूर, और यहाँ से ये पास, इसको लिखेंगे पास, ये डिस्टेंस है, ये d। तो फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, K λ, हमको मालूम है ना, ई इक्वल टू क्या होता है, K λ/r होता है, तो हम क्या लिखेंगे, K λ 1/पास माइनस 1/दूर, ठीक है। पास क्या है, d है, दूर क्या है, d और l दोनों है, तो d + l। समझ में आया। ये फाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए सीधे लिख दोगे क्या, K λ/d। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
प्रोजेक्टाइल का केस देख लो। प्रोजेक्टाइल जब होता है जब पैरेलल टू द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसी के पैरेलल तुमने प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तुमने भी इधर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये कैसे जा रहा है देख रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। यही मैंने बोला था कि कॉपी के कुछ पेजेस है मेरे, तुमको अच्छे से लिखने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा, सुन के लिखो। तो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डालोगे किसी चीज़ को, किसी पार्टिकल को, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई अपन एम हो जाएगा। फोर्स अपन एम होता है ना, तो क्यू ई अपन एम हो जाएगा। यू इक्वल टू जीरो हो गया, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू खत्म, ए टी हो जाएगा, ए का वैल्यू क्यू अपन एम इंटू टी, वेलोसिटी आ गया। तुमसे कोई पूछे और वेलोसिटी बताओ, बी स्क्वायर बताओ, तो होता है यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये खत्म हो गया, तो टू इंटू क्यू ई अपन एम इंटू एस, ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपन टू एम, इसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यू ई इंटू एक्स भी होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन भी एक तरह की एनर्जी है, तो क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई इंटू एस, बस वही लिखा है यहाँ पे, क्यू ई इंटू एक्स, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर पॉइंट टू एम और क्यू इंटू ई इंटू एक्स दोनों हमारा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला एनसीईआरटी का है कि जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका टाइम कम लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ पी अपन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन इसका होता है रूट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन रूट में मास ऑफ प्रोटॉन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड तुमने फेंका, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, तुमने ऐसे फेंक दिया, तो नीचे ग्रेविटी भी तो लग रही होगी, तो ये सीधा ना जाके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके पैराबोला बना लेगा, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ होगा, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जी का हमारा लगेगा, तो क्यू अपन एम हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी नॉट टी, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई अपन टू एम। अरे क्या होता है? वो एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू खत्म तो ये पूरा खत्म, सॉरी, यू खत्म तो ये पूरा खत्म, तो क्यू ई अपन टू एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो तुमसे इतना ही पूछेगा। और वी एक्स भी जीरो हो गया, वी वाई तुमको मालूम ही है क्या होगा? क्यू ई अपन एम इंटू टी हो जाएगा, वी वाई क्या होगा? यू प्लस ए टी, ये खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू ई अपन एम इंटू टी, वही लिखा गया, सब हमारा काइनेटिक्स है, बस कुछ है नहीं। तो वी नेट पूछेगा तो क्या लिखोगे? वी नेट क्या होगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये हो गया। और टेन अल्फा हमको हमेशा से मालूम है कि टेन थीटा क्या होता है? वी वाई अपन वी एक्स होता है। टेन अल्फा हमेशा टेन थीटा कभी भी निकालोगे तो वी वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, अभी आगे बहुत काम आएंगी। अगर तुमसे कोई पार्टिकल ड्रॉप कर दिया और तुमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम, तुम फोर्स इक्वल टू एम जी होता है ना, तो क्यू इक्वल टू एम जी से बराबर कर देना, क्यू इक्वल टू एम जी से। मास तुमको निकालना पड़ेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा उसका? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि लगभग स्पीयर वाले पार्टिकल या सर्कल वाले पार्टिकल हम लोग फेंकते हैं नीचे इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू एम जी से बराबर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, वीडियो लंबी हो जा रही है तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए होता है इक्वल टू ई ए, डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने? ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। इन मतलब होता है जितने जैसे चार्ज अंदर होंगे, जैसे मान लो Q1 Q2 है Q3 है, तो फ्लक्स बस इन दोनों की वजह से होगा, जो बाहर चार्ज है उसकी वजह से नहीं होगा, जो अंदर होगा सर्कल तो उसी की वजह से होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर तो पहले से ही होगा। अगर तुमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस गए, ये परपेंडिकुलर जा रहे हो ना, तो तुम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिखा है तो थीटा की वैल्यू अगर तुमने 90 ले लिया, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो होगा वहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होगा, ये देखो ये हमारा सीट है, ठीक है, सीट से एरिया हमारा पहले ऐसे है, एरिया हमारा ऐसे पहले, एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, और तुम क्या जा रहे हो? एरिया वेक्टर के पैरेलल क्या जा रहे हो? फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर पहले ऐसे से है, तो एरिया वेक्टर जब पहले ऐसे से है तो तुम्हारा फील्ड भी कह रहा है अगर परपेंडिकुलर, यानी फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड भी इधर, दोनों बीच का एंगल क्या होगा? जीरो हो गया, पैरेलल हो गया ना, दोनों बीच का एंगल जीरो। तो परपेंडिकुलर लिखा है तो 90 मत मार देना, 90 मारो वो जीरो हो जाएगा, समझो पहले कंसेप्ट को। हमेशा ई ए का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, ई ए कॉस थीटा मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पहले से ही उसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ऐसे गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके मतलब परपेंडिकुलर गया इस सरफेस के, यानी ऐसे गया, दोनों पहले हो गए, जीरो हो गए। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लिखा है तो थीटा वैल्यू जीरो हो जाएगा, और 5x हमारा ई आएगा, जो कि एक आउटगोइंग फ्लक्स होगा। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि आउटगोइंग फ्लक्स है। अगर पैरेलल है, जैसे पहले से ऐसे एरिया है, अब तुम कह रहे हो इसके पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इसके पैरेलल जाने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, तो ये सरफेस है तो इसके पैरेलल ऐसे होगा ना, ऐसे रखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल तुमने रख दिया, नहीं सीट के पैरेलल तुमने क्या रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे। तो हमको सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया थोड़ी लिखना है, हमको एरिया लिखना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमको लिखना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस एरिया का। तो देखो दोनों के बीच कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो होता है, प्लस जीरो हो जाएगा। फाइव इज टू 180 डिग्री, तो फाइव मिनिमम हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, -1, तो माइनस में आ जाएगा, यानी इनकमिंग फ्लक्स होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। वाई कौन सा हमारा है, ये हमारा वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई कांस्टेंट होगा तो अल्फा हो, मतलब अल्फा पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सबका रेशियो 1:1:1 आएगा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कांस्टेंट हो गई तो जो चार्ज होगी वो डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या होगी हमारे पास, जो वाई होगा वो डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी चार्ज। तो वाई डायरेक्टली इक्वल्स टू क्यू हो जाएगी। तो अल्फा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो चार्ज का रेशियो होगा वो लिख देना, ठीक है ना। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर सॉलिड है, चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। और चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, लेकिन क्या है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है, ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, लेकिन सॉलिड के लिए है। लेकिन यही सेम फॉर्मूला होता है किसके लिए, होलो के लिए, किसके केस में, नॉन कंडक्टिंग में। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला ये है, बट ये क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। लेकिन ये क्या है, होलो है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग ये भी है लेकिन होलो है, उसके लिए भी सेम है। और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड है, उसके लिए भी सेम है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहला चीज़, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड, तो सी पे बाहर है तो KQ/R², बी पे KQ/R², क्योंकि रेडियस के बराबर हो ना ये डिस्टेंस, इक्वल टू σ/ε0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, क्योंकि अंदर हमेशा अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर चार्ज होगा ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ हो जाएगा, कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कहाँ होता है, रिसाइड ऑन द सरफेस, सारा सरफेस पे चार्ज होता है। तो अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी ग्राफ जब बनाओगे तो अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² से ऐसे वेरी करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम होगा सरफेस पे, नहीं मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, KQ/R² होगा, और यहाँ पे वेरी करेगा इनवर्सली, R² के इनवर्सली, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली टू 1/R²। वही सेम चीज़ तुम आ जाओ यहाँ पे, वो क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये कंडक्टिंग स्फीयर था, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। लेकिन किसके लिए, सॉलिड के लिए। पूछेगा होलो के लिए, तो होलो के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर हमारा फिर से KQ/R², बी पे हमारा KQ/R², और यहाँ नॉन कंडक्टिंग है तो हमारा क्या होगा, R/R पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर भी चार्ज होगा। तो KQ/R/R3, KQ/R हमारा क्या है, डिस्टेंस है, स्मॉल r क्या हमारा डिस्टेंस है, लिख देता हूँ R, ठीक है। तो डिस्टेंस है जो कि कम है, तो हो जाएगा। देखो अंदर तुमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, R है, और बाहर तुमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R² है। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और Q इनसाइड वहाँ पे क्या था, जीरो था पहले वाले केस में, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, और यहाँ पे डेंसिटी टू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो σ/ε0 होता है, उसका भी वैल्यू होता है 2/ε0 अगर इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, ये कंडक्टिंग प्लेट था, ये सीट ऑफ चार्ज है, या चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिखा हो, ये कंडक्टिंग प्लेट था, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, चार्ज है, ये सीट ऑफ चार्ज है, या इसी प्लेट में नॉन कंडक्टिंग प्लेट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, σ/2ε0, क्या होगा, σ/2ε0 होगा। इसका वैल्यू होगा Q/2ε0A, इसका भी वैल्यू सेम होगा, इसका भी सेम। लेकिन तुमको भैया ये तो σ/ε0 है, ये σ/2ε0, लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Q चार्ज दोगे तो Q/2 इधर आएगा, Q/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों फील्ड हमारे इक्वल होंगे, बोथ फील्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेना, ऐसे सीधे बनेगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। गास लॉ हमारा क्या कहता है कि गास थ्योरम हमारा ये बोलता है कि जो फ्लक्स होता है ना वो Q/ε0 के बराबर होता है। Q मतलब क्या हो, जितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो गास लॉ बोलता है E.dA, कहता है कि इंटीग्रल जो हम लोग करते हैं E.dA हमारा क्या एरिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, यानी E cos थीटा, अभी ऊपर बताया था ना फ्लक्स इसका क्या होता है E cos थीटा। तो E.dA इसका होता है σQ/ε0। σQ हमारा क्या है, चार्ज का σ/ε0। कौन सा चार्ज, इंक्लोज वाला, जो अंदर है चार्ज, ठीक है, बाहर वाले चार्ज नहीं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, फिर बताता हूँ। Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये अंदर है, तो Q2 Q3 की वजह से होगा, और सर्कल बना दिया तो Q1 की वजह से नहीं होगा, Q1 की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा। बट
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसकी वजह से, ठीक है, तीनों वजह से होगा। अभी समझाऊंगा आगे। 0 फ्लक्स का केस क्या होगा, अगर डाइपोल रखा है, अगर सर्कल में डाइपोल रख दिया, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, डाइपोल 0 फ्लक्स। अगर +5 क्यू है, देखो यहाँ पे प्लस क्यू 4 क्यू, 5 प्लस आ गया, 5 माइनस, यानी अगर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है तब भी 0 आएगा। क्लोज्ड बॉडी है लेकिन चार्ज नहीं है तब भी 0 आएगा। अगर चार्ज हमारा बाहर है तब भी 0 आएगा, यानी चार्ज अंदर होना चाहिए। और देख लेते हैं कि प्लस माइनस बराबर ना हो। नंबर ऑफ फ्री लाइन जो इमर्ज करते हैं पॉइंट चार्ज से, वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट से इनफाइनाइट। जैसे मान लो लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, कोई पूछेगा कितना नंबर ऑफ फ्री लाइन, तुम कहोगे इनफाइनाइट, गलत हो जाएगा। इनफाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, कितना होते हैं, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। कोई क्यूब है तो देखो क्यूब का किस समझाते, क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब पे कहीं पे रख दिया तुमने क्यूब में, तो कहेगा 5 टोटल कितना होता है, 5 अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है प्लस किसी एक फेस से क्या होगा, तो 6 फेस होते हैं, क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर अंदर रखा हुआ है तो 5 टोटल इतना ही होगा, 5 अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर सेंटर पे नहीं रखा है, जैसे मान लो क्यूब में रखा है लेकिन सेंटर पे नहीं, मान लो क्यूब में यहाँ पर सेंटर में रख के यहाँ रखा है, तो क्यूब अपन 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ठीक है। जिसके करीब होगा, जिस फेस के करीब होगा उसकी फ्लक्स ज़्यादा होगी, जिस फेस से दूर होगा उसकी फ्लक्स कम होगी, ठीक है। अगर चार्ज को तुमने सेंटर पर रख दिया एफसीसी के, एफसीसी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, देखो एफसीसी हमारा होता है ये, रुक जाओ कहाँ जगह है, ये देखो एफसीसी, एफसीसी मतलब क्या, फेस सेंटर, ये फेस है ना, तुमने यहाँ पर रख दिया, तो तुमने यहाँ पर रखा, इसका वैल्यू क्या होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन इसको कवर करो, कवर करने के लिए कितना और क्यूब चाहिए, तो एक क्यूब ला के अगर इसके आगे रख दोगे, ऐसे एक क्यूब रख दोगे तो ये हमारा कवर हो जाएगा, यानी कि क्यू दो हमारे चाहिए, यानी कि 2 क्यूब से कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना होगा, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि अगर एफसीसी पे रख दोगे तो क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एक की वजह से, दोनों की वजह से टोटल पूछेगा तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब की वजह से पूछेगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ईसीसी का मतलब होता है ए, इस पे एज सेंटर पे, अगर यहाँ एज के सेंटर पे ईसीसी एज है ना, इसके सेंटर पे, तो इसको करने के लिए कितना तुमको चाहिए, इसको कवर करने के लिए टोटली एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, ठीक है, तुमको टोटल चाहिए 4, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एज सेंटर पे क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट, एक साइड का। कॉर्नर पे रख दोगे, कॉर्नर पे ये हो गया कॉर्नर पे, तो इसको तुमको कवर करने 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नीचे सब कुछ कवर कर दो। इस कॉर्नर पे तो उस कॉर्नर पे इमेजिन कर लो, इस कॉर्नर पे यहाँ से तुमको 8 और ऐसे क्यूब लगेंगे तब जाके वो कॉर्नर पूरी तरह से कवर होगा, तो क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट, याद कर लेना, समझ गए हो तो समझ जाना, ठीक है। और कॉर्नर वाला इक्वल तीनों फेसेस पे इक्वली शेड होता है, इसके वजह से क्या होता है, वो सब पे तीनों फेस पे क्या हो, इक्वली शेड होगा, तो हर एक फेस पे कितना आ जाएगा, क्यू अपन 24 आ जाएगा। एक पे क्या होगा, पूछेगा कि क्यूब पे कितना होगा, जैसे क्यूब कितना चाहिए हमको, क्यूब चाहिए कॉर्नर की वजह से 8, तो एक क्यूब की वजह से क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से पूछेगा। अगर एक फेस से पूछेगा तो तीनों फेसेस के साथ, जैसे वहाँ पे कॉर्नर पे अगर जैसे मान लो ये कॉर्नर, ठीक है ना, यहाँ पर रख दोगे तो ये इस फेज वाले के साथ भी, इस फेज वाले के साथ भी, इस फेज वाले के साथ, तीनों के साथ क्या होगा, वो इक्वल शेयर करेगा, क्योंकि कॉर्नर पे तो बराबर है ना। इस कॉर्नर पे रख दो, उस कॉर्नर को छोड़ के 3 देख लो, 3 साइड, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, तो 3 के साथ बराबर करेगा तो क्यू अपन 24 एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस का पूछेगा तो 5 टोटल क्या होगा, 5 कर्व प्लस 5 सर्कुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं क्यू इन साइड अपन 4 एप्सिलॉन नॉट होता ही है, ठीक है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास में क्या होती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यूडीएम में इतनी बार तुम्हें कराया था इसका वैल्यू, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और यहाँ से अंदर आती है, नेगेटिव से अंदर आती हैं, 90 डिग्री निकलती है, रेडियली इनवर्ड रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव के लिए 90 डिग्री, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे लाइन ऑफ फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। इंड्यूस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा, अगर कोई तुमसे ये पूछे तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज टू ई, जितना पहले था 1 - 1 अपन के हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, के हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, पता ही है ना तुम्हें, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस पूछेगा तो -q 1 - 1/q, जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब दोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा मान लो उसी के बराबर लिख देता हूँ मैं, q इंड्यूस होगा ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू q होगा, या तो q के बराबर हो सकता है या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा कभी इंड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, इतना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। -q 1 - 1/q। डायलेक्ट्रिक प्योर कंडक्टर क्या होता है, k का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, इमेजिनरी होती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं,
कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, ठीक है, वो सब काम करता है। फील्ड लाइंस एंड मतलब नॉर्मली एंड भी करती है, नॉर्मली स्टार्ट भी करती है। कोई फील्ड नहीं होगा अगर कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फील्ड लाइंस नहीं है। और मान लो ऐसे क्राउडेड लाइंस, बहुत ज़्यादा ऐसे क्राउडेड लाइंस, इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर ऐसे मतलब दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स, किसी भी लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड ऑफ लाइन में अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर कैविटी पूछ ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, रो इंटू डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो हमारा डेंसिटी है, डी हमारा क्या डिस्टेंस है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल प्लेट है, मान लो क्यू चार्ज है तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, बाहर वाले पे Q/2 होगा, इस वाले पे क्या Q/2 होगा। अंदर वाले पूछेगा तो Q प्लेट पे कितना चार्ज है, Q है, और बाहर वाले में कितना Q-2, तो बाहर में से अंदर वाले घटा दोगे, प्लेट वाले चार्ज से आउटर वाले घटा दोगे तो Q/2 मतलब जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, Q इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। एक्सियल पोजीशन पे पूछेगा, मान लो ये है -Q है, Q है, एक्स पे पूछा तो ये हमारा क्या एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पे क्या होगा, एक्सियल पे क्या होगा 2kp अपन R क्यूब, 2 इंटू के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखोगे, ठीक है, और R क्यूब हो जाएगा, और P हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, -Q से +Q की तरफ होता है, पहले से डायरेक्शन तुमको मालूम है और यहाँ पे तुमको जाना है तो सेम डायरेक्शन में होगा। इक्वेटोरियल पे क्या होगा, बस 2 हटा दो, क्या हो जाएगा KP अपन R क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या उल्टा होगा, जैसे ये है -Q +Q, यहाँ पे पूछ रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ आएगा, यानी कि उल्टा डायरेक्शन, यानी कि निगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम निगेटिव लगा सकते हो, किसके लिए बताओ, डायरेक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल जो है 2 टाइम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल है, माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और किसी भी जनरल पोजीशन पे पूछेगा तो तुम लिखोगे KP अपन R क्यूब 1+, जैसे मान लो ऐसे दे दिया -Q + Q, यहाँ पे पूछ लिया एंगल दे दिया 30 डिग्री, बना लो ना फॉर्मूला KP अपन R क्यूब रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से लगा दोगे, ठीक है। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो फोर्स उस पर जो नेट फोर्स होगा बट पक्का है 0 होगा, लेकिन टॉर्क हो सकता है 0 हो, 0 ना भी हो। टॉर्क कितना होता है, P×E होता है। टॉर्क कितना होता है, टाउ स्क्वायर क्या होता है, वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा रोटेशनल में R×F, पता था ना, तारीफ बताता है, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, टॉर्क R×F। तो ये R है, ये F है, तो यहाँ पे क्या था, टाउ इक्वल टू P×E, वो रोटेशनल में था, ये इलेक्ट्रिक में है। P हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, जानते ही हो, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा हमको मालूम है, रोटेशनल में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें P और E है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट मान लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे कर दिया, यानी थीटा को क्या कर दिया, 0 कर दिया। यानी कि अगर बोल दिया पैरेलल, यहाँ पे बोलेगा पैरेलल तो 90 डिग्री मत मार देना, यहाँ पे पैरेलल का मतलब 0 ही होगा, क्योंकि एंगल देख लो ना, वहाँ पे क्या था, सीट का पहले से ए के बीच में एरिया उसका ऐसे ही था। पैरेलल जाओगे तो पैरेलल का मतलब इस सीट के पैरेलल कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, तो पैरेलल सीट के पैरेलल हुए तो एरिया के 90 डिग्री पे आ गए, तो वहाँ पे 90 डिग्री लिखते थे, यहाँ पे 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर पैरेलल लिखा हुआ है तो थीटा वैल्यू 0 डिग्री होगा और इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। थीटा वैल्यू 90 डिग्री लिखा है तो परपेंडिकुलर हो गया, मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, PE होगा, PE sin 90 डिग्री 90 डिग्री 1 होता है, और 180 डिग्री हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल कब होगा, 0 डिग्री पे, अनस्टेबल होगा 180 डिग्री पे, ठीक है। अगर 2 नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हैं और शेयरिंग करना चार्ज का, 2 क्वेश्चन PYQ में तुम्हारे, तो उसके लिए सीधे फॉर्मूला होता है कि Q1, अगर दोनों नॉन आइडेंटिकल मास पे 3 कूलम चार्ज है, इसमें 10 कूलम चार्ज है, दोनों को जोड़ दिया तो शेयरिंग करने लगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q1 = Q1 + Q2, मतलब Q1 = क्या होगा, तुम देख रहे होगा Q नेट अपन R नेट, और Q1 है तो R1 से मल्टीप्लाई कर दो, और Q2 पूछोगे तो Q नेट अपन R नेट इंटू Q2 है तो R2 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है, इसीलिए बोला था, मेरे खुद के कुछ नोट्स होंगे तो याद कर लेना, ठीक है। ये सब एज इफेक्ट कैपेसिटर्स में होता है, वहाँ बताऊंगा मैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अगर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल का केस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा वो, ठीक है, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होंगे, लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम वेरिएबल होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, जेएमए से पूछा था, ठीक है। अगर फ्लक्स पूछ रहा है XY प्लेन में फ्लक्स पूछे तो तुम जो आंसर दोगे वो उसके XY को छोड़ के जो भी कैप डायरेक्शन हो उसमें दो। जैसे
एक्स का मतलब आई, वाई का मतलब जे, तो आई जे तो हो गया, तुम्हारा जो आंसर आएगा के कैप में आएगा। वाई जेड है यानी कि जे और के है, तो आंसर तुम्हारा आई कैप में आएगा। समझ में गया ना, जो है उसको छोड़ के आंसर आएगा। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, मालूम ही है। जो फेस चार्ज को टच करता है उसके कारण फ्लक्स जीरो होता है। जो फेस चार्ज को टच, जैसे मान लो मैंने बोला था ना तुम्हें कि कॉर्नर पे जब रखोगे यहाँ पे, तो इसके लिए हमको तीन चीज़ होंगी, तीन तीन से मतलब तीन फेस से डायरेक्टली, पहले बोला था मैंने 8 तुमको लगेंगे, 8 लगेंगे तो कवर होगा। तो एक क्यूब की वजह से क्या हो गया, 5 क्या हो गया, क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल पूछेगा तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एक की वजह से क्या हो, क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब तुमसे पूछा कि मैंने बोला कि तीन फेसेस से इक्वली शेयर करेगा, एक इससे और एक पीछे वाले से। ठीक है, तीन से इक्वली शेयर करेगा तो एक की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू अपन 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पे रखा होता है वहाँ पे जो फेस चार्ज को टच करता है, जो फेस चार्ज को टच करेगा उस फेस की वजह से जीरो हो जाता है क्या, फ्लक्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। और मान लो ऐसे कहीं जैसे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कॉर्नर पे ऐसे करा के ऐसे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो उसका हमेशा क्या हो, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आर इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा ए अल्फा बराबर होता है, जानते ही हो। फ्लक्स देखो इंडिपेंडेंट होगा शेप के, केवल चार्ज जो अंदर होगा उस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पे नहीं डिपेंड करेगा। पोजीशन यहाँ रहे बस अंदर होना चाहिए। सारे चार्जेस जो अंदर उन पर डिपेंड करेगा। इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, गासियस सरफेस पे अगर फ्लक्स का जीरो हुआ, इसका मतलब ये ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये हमारा Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो जो फ्लक्स होगा बस इन दोनों की वजह से होगा, जो लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके और इसके तीनों की वजह से होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो, यहाँ पे चार्ज नहीं है तो जीरो फ्लक्स जीरो। ठीक है, यहाँ पे इंक्लोज सरफेस Q है तो Q ओपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q ओपन एप्सिलॉन टोटल। ठीक है, कुछ हमारे पर्टिकुलर केस होते हैं, यहाँ से अगर आएगा तो पाइस कर लो क्या होता है, ई डॉट ए, तो एरिया कितना होगा, इधर से सर्कल से आ रहा है ना, देखो जब इधर सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर होता है ना, तो इधर से घुस रहा है ना, तो ये हमारा ये वाला एरिया देखना, तो क्या होगा, सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या हो, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, अंदर घुस रहा है, इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पाई स्क्वायर ई, बाहर वाला पाई स्क्वायर ई पॉजिटिव में, टोटल जीरो। वही सेम कंडीशन यहाँ लगा दो, इधर से आ रहा है तो माइनस में पाई स्क्वायर ई, बाहर जीरो। ये क्यू वाला मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोटल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह देखो हेमिस्फीयर की वजह से ऐसे मतलब हेमी सर्कल, मतलब जो बॉल होता है उसको काट दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हाफ पाई स्क्वायर ई हो जाएगा यहाँ पे, और आउट में हो जाएगा पाई स्क्वायर ई प्लस में हाफ में और पाई टोटल जीरो। ठीक है, हाफ इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ इंटू, क्योंकि पूरे सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, आधे सर्कल का क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, ये किसी रेडियल की वजह से के क्यू आर स्क्वायर पता ही तुम्हें बता चुका हूँ, तो क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आधे की वजह से क्या आ रहा है, जैसे मान लो आधा है, ठीक है, अगर पूरा होता तो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, या क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, यही होता ना, लेकिन आधा है, इसको कवर करने के लिए एक और चाहिए, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो क्या लगेगा, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही मैं तभी से सिखा रहा हूँ तुम्हें, इस चीज़ को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगा, ये देख लेना। अब देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ऐसे पोजीशन पे चार्ज रिंग है। ठीक है, चार्ज रिंग है और यहाँ पे माइनस क्यू है, और एक्स को रख दिया, और ए हमारा रेडियस है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट में एम ए क्यू अपन के क्यू और कैपिटल क्यू। अगर ऐसे पोजीशन में रखा गया प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वेटोरियल पे रख दिया, 2 पाई एम ए क्यू अपन 2 के क्यू क्यू, मान यहाँ पे के क्यू था, यहाँ पे 2 के क्यू है। ठीक है, ये प्लस क्यू है और एक्सियल पोजीशन पे इसी के बीच में रख दिया, 2 पाई एम ए क्यू अपन 4 के क्यू क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी के क्यू 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कब देख लेना, ऐसे पोजीशन में ये केस होगा, और ये दोनों प्लस प्लस हैं, और ये हमारा इक्वेटोरियल पे, ये दोनों प्लस प्लस है, और ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, एसएचएम के लिए अगर क्यू क्यू है, दोनों सेम चार्ज है, बीच में माइनस क्यू अगर ला दोगे तो परपेंडिकुलर एसएचएम करेगा, यानी ऐसे एसएचएम करेगा। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बीच में भी सेम चार्ज रख दिया तो ऐसे एसएचएम करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, लाइन ज्वाइनिंग में ऐसे एसएचएम करेगा, और ये पहले वाला ऐसे एसएचएम करेगा। ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट पैरेलल वायर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 अपन आर हो जाएगा। लेमडा 1 लेमडा 2 जानते ही हो क्या होता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और ये हमारा चैनल है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेडिको होली का भी चैनल का नाम है। नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में फिजिकल तो सारा करा दिया हूँ, तो फिजिकल के लिए तुम देख सकते हो। फिजिकल के लिए जितना 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी आएगा हमारे सीरीज से आएगा, नीट होता है फिर से आएगा। क्वेश्चन डिट्टो मैच करा दूंगा, बस हो सकता है डाटा चेंज हो, बाकी सब कुछ मैच करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ऐसा कराता हूँ, सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद कुछ आएगा, सारा एनसीईआरटी सारा पीरियड कवर हो गया तो उसके बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें थी।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज हमारी आ गई, मैंने क्या बोला था कि मुझे 2 दिन का गैप चाहिए, आज हमारी आ गई। अब मुझे लगेगा 2 दिन का गैप, अगला चैप्टर होगा 2 दिन के बाद। तो कल मैं क्या करूँगा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पहला पार्ट कराऊंगा, फिर परसों एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटर एक ही दिन निपटाएंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको अलग निपटाएंगे। तो बस इन्हीं 3-4 चैप्टर में टाइम लगेगा और रे ऑप्टिक्स में बस, बाकी इसको एकदम हलवा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखिए, फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, उससे ज़्यादा क्या ही तुमसे मांगता हूँ, तो कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।